Good morning, everybody. How are you? I hope you will be fit and fine. Okay, so dear students, we were discussing about metals and non-metals. This is the second video of chapter metals, non-metal, class 10th chemistry, right? So today we'll study chemical properties of metals. Chemical properties of an element depends on its electronic structure or electronic configuration. We know that different metals or non-metals have different chemical properties because they have different electronic configuration. For example, sodium Na11, so the electronic structure will be 281, magnesium 12, 282. So these two metals will have different electronic configuration, therefore different chemical properties. Its valency will be 1, its valency will be 2. So due to different valencies, they will have different chemical properties. So all the chemical properties of metals are decided by electronic configuration. Out of the most important one is metals are electropositive. Metals are electropositive. इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इलेक्ट्रॉन देना क्यों चाहती है? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी ये होती है कि अपने पड़ोसी इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहता है, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर। मेटल के आखिरी शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दे दें या 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन ले लें। दुनिया का भी रूल है कि कम वाला दे सकता है, ज़्यादा वाला ले सकता है। तो इनकी टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। Therefore, we can say metals are electropositive in nature. Electropositive in nature क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे, राइट? Similarly, magnesium have tendency to give electron and acquire positive charge. Therefore, we can say metals have tendency to give electron and acquire positive charge. This tendency is called as electropositive. अब जाहिर है मेटल जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो नॉन मेटल इनकी उल्टी होंगी, वो क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने कर लिया। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। हम सबको अच्छे से पता है, अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन देकर मेटल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। अब ये किसी को देते हैं तो उनका क्या होगा? रिडक्शन होगा। खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में आपको सिखाया था डॉक्टर रिडगेन
डॉक्टर रिडगेन। तो रिड मीन्स रिडक्शन, गेन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो इनका ऑक्सीडेशन होना है। अब ये जिसको इलेक्ट्रॉन दे रही है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए मेटल्स क्या कहलाती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, Na प्लस Cl2 क्या बनेगा, NaCl। अब और से देखो ये क्या है, सोडियम क्लोरीन, इसका नाम क्या हुआ, योर राइट, सोडियम क्लोराइड। किसका नाम चेंज हुआ, क्लोरीन का। क्लोरीन का आगे क्या लग गया, आयड। तो इसकी पहचान ये है, जिस चीज का रिडक्शन होगा उसके आगे आयड और एट लगा होगा, यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज होगा। और वो निगेटिव चार्ज कहाँ से आया होगा, इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो मेटल्स क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक बार फिर समझ लेते हैं कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करेगा। तो सोडियम प्लस क्लोराइड, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये वाला क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अगर गौर से देखिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, सोडियम की वजह से। तो सोडियम क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने क्या सीखा, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज पैदा कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग नेचर। और इसलिए क्या कहलाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। जो मेटल, ज्यादातर मेटल्स हम देखते हैं अराउंड हमारे चारों तरफ जो है, हमने देखा अगर उनको खुला छोड़ तो धीरे धीरे उनकी जो चमक है, लश्चर है, वो क्या होती है, टार्निश कर जाती है। इसी को हमने नाम दिया था कोरोजन। कुछ याद आया, कोरोजन ऑफ आयरन क्या कहलाया था, रस्टिंग। तो पता ये चला जो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, कोरोड कर जाते हैं। और जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं किसी भी कंडीशन पर, उनको हम कहते हैं नेटिव मेटल्स, इनर्ट मेटल्स, नोबल मेटल्स। एक बहुत कॉमन सा सवाल जहन में उठता है, वाई गोल्ड एंड सिल्वर इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ ज्वेलरी। तो आप लोगों ने एक कंपनी का ऐड आता है, वो कहता है सोना है सदा के लिए। तो पता ये चला कि सोना सदियों पुराना है तब भी वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि सोना जो है गोल्ड है, गोल्ड की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की नहीं है। इसलिए हम उसे कहते हैं नोबल मेटल, नेटिव मेटल, इनर्ट मेटल। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा, पुराने ज़माने में सोना क्यों खरीदा जाता है, तो बैंक बैलेंस कर लेते हैं। पुराने ज़माने में जो हमारी जो दौलत जो थी, प्रॉपर्टी थी, या तो सोने की शक्ल में होती थी या गोल्ड की शक्ल में होती थी। क्यों होती थी, कमेंट करके बताइएगा। तो हमने देखा कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। सो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये एम्फोटेरिक क्या है, एम्फी मीन्स बहुत,
एम्फी मीन्स बॉल, जो लोग दोनों हाथों से काम कर सकते हैं बराबर उन्हें एम्फीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ऐसे क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये हुआ जिसका नेचर बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है, ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब इसमें एग्जाम में एक सवाल आता है, नेम टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो याद रखिएगा Al2O3, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड are the examples of amphoteric oxide. Amphoteric oxide. अब ये एम्फोटेरिक कैसे हैं, आइए चेक कर लेते हैं। तो Al2O3 is amphoteric oxide because it can react with acids as well as bases। क्या बनेगा, 2AlCl3 प्लस 3H2, तो ये सॉल्ट और वाटर, यानी ये क्या करेगा, HCl यानी एसिड के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा और ये बेस के साथ Al2O3 प्लस NaOH, it will give sodium aluminate to NaAlO2 प्लस H2, इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। अब फिर देखते हैं दोबारा से, एसिड, सॉल्ट, वाटर, इनको हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे, यानी दोनों जगह ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, इसलिए इनका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसको देख लेते हैं, जिंक वाली रिएक्शन देखें तो जिंक वाले में क्या होगा, जिंक ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। ZnO plus HCl, this will give ZnCl2 plus H2O. Similarly, ZnO plus 2NaOH, ये सोडियम जिंकेट देगा। Na2 ZnO2 plus H2O, इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, वैसे ही ऑक्साइड बना लेती हैं, या हम यूं कहें वो एयर से फट से रिएक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, इनको एक कॉमन नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। क्या, अल्कली मेटल्स। सोडियम Na+O2 क्या बनेगा, Na2, जब बैलेंस करेंगे तो क्या होगा 4Na। इस रिएक्शन से जुड़ी हुई लैब कहानी सुनाता हूँ। मेरे यहाँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कहने लगे, सर हमारी छोटी क्लास में हमने सोडियम नहीं देखा था, प्लीज आप दिखाइए। मैं लैब में लेके गया, मैंने अपने लैब अटेंडेंट से पूछा कि हमारे पास सोडियम है, बोले सर है तो, लेकिन बहुत पुराना है। तो शीशी खोली गई तो पढ़ लिखे तो होते नहीं ये लैब बॉय ज़्यादा, बहरहाल उसने केरोसिन उसमें नहीं डाला था, वो खराब हो गया, लेकिन मेरा सिक्स सेंस काम कर गया। मैंने उसको फोर्सेप्स से काटा, अंदर फ्रेश मेटल निकली। एक बच्चा आगे बैठा हुआ था, मैंने देखी कैसी, कह रहा सर सिल्वर कलर। दूसरा तीसरी रो वाला बच्चा, सर हमें भी दिखाइए। मैंने कैसा है, बोली वाइट। अब बच्चे हैरान कि ये कह रहा है ग्रे, सर ने कह दिया हाँ, और दूसरा वाइट, सर ने फिर भी कह दिया हाँ। आप यकीन जानिए कितनी देर लगी, 5-10 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में उसने क्या किया, सोडियम में फ्रेश काटी गई थी, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया। अब आप अंदाजा लगाइए
कि ये अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये कितनी तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं। तो जो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस बनाएगी। देखते हैं जरा, अब ये सोडियम क्या होगा, इतना ज़्यादा बेसिक होगा कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उससे भी एब्जॉर्ब करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या पता चला कि मेटल का ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक, ऐसे हम पोटेशियम ले लें, K+O2 क्या बना, K2O। हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे सोडियम जो है ऑक्साइड भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन हमारे अभी स्टडी के दायरे से बाहर है। ऐसे पोटेशियम क्या है, ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। यानी कि जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी उनके ऑक्साइड की नेचर और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। अब हम और से लेते हैं, तो ये K2O जो वाटर में डिसॉल्व होगा क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या होगा, Ca+O2 क्या बना, CaO। अब हमने देखा था CaO+H2 क्या बनेगा, CaOH होल टॉयस। लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती हैं बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से एक साथ रिएक्ट नहीं करेगी बल्कि उसको थोड़ी देर गर्म करना होगा। कुछ याद आया, एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में पहला सवाल यही था, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ऐसा क्यों था, मैग्नीशियम के चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती थी, जो ऑक्सीजन से जो होने वाली रिएक्शन जो थी उसको रोक देती। तो देखें जरा, तो मैग्नीशियम क्या होगा, गर्म करना, Mg+O2 क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इससे बनने वाला बेस जो होगा वो वीकर बेस होगा। कुछ मेटल ऐसी होती हैं उनकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो कई महीने लग सकते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कॉपर, सॉरी कोरोजन ऑफ कॉपर, क्योंकि हम कॉपर को रस्ट नहीं कह सकते हैं, कॉपर का तो कोरोजन ही कहलाएगा। स्पेशल केस ऑफ कोरोजन इन आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग, है ना। अब जरा देखिए, ये वाली जो मेरा जो छोटा सा ये है, इसकी कवरिंग जो है, बॉर्डर जो है, ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है। जब इसको खरीदा गया होगा तो ये काफी चमकदार रहा होगा, धीरे धीरे इसकी चमक टार्निश कर, हर जगह निगेटिव चीजें खराब नहीं होती क्योंकि पॉजिटिव हो जाती हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ ये हुआ कि इसके ऊपर जब जो शाइनी अपीयरेंस है ये टार्निश हो जाती है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इनर्ट लेयर बना देता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इनर्ट लेयर जो है अंदर वाली मेटल को प्रोटेक्ट कर देती है। इसीलिए आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि एल्यूमिनियम मेटल को पॉलिश किया जाए या पेंट किया जाए, बल्कि मुझे लगता है कि घरों में जो शोकेस बनाते हैं, अलमारियां सजाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर एल्यूमिनियम के फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, या गिलास स्लाइडर बनाते हैं तो उसमें भी एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर बनती है वो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। तो धीरे धीरे एल्यूमिनियम जो है अपनी चमक जो है खो देता है और वो अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इनर्ट लेयर बना देता है। 4Al+3O2 gives 2Al2O3। ये लेयर जो है एल्यूमिनियम को पैसिव कर देती है, रिएक्शन से रोक देती है, इसलिए एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को कभी भी पेंट या पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हाल क्रोमियम का होता है, ये क्या होता है जिंक मेटल का होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनको ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इनर्ट होती है,
ऐसे जिंक ऑक्साइड की लेयर इनर्ट होती है तो वो जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको कोरोड होने से बचा लेती है। लेकिन कुछ मेटल, जैसे मैंने शुरू में बताया, कुछ मेटल किसी भी कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगी उनके ऑक्साइड बेसिक होंगे, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो एम्फिटेरिक ऑक्साइड भी बना सकती हैं, और कम रिएक्टिव मेटल जो हैं उनसे अगर बेसिक ऑक्साइड हैं तो उनसे बनने वाले बेस क्या होंगे, वीक होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और मुझसे सवाल करिए। थैंक यू वेरी मच।